नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों? मैं ओम प्रकाश ढाल, आपका विज्ञान गुरु पीक इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आप मेरे पुराने वीडियो देख रहे हैं। मैंने कक्षा 9 के पहले और दूसरे पार्ट के जो कोर कंसेप्ट है वो समझा दिया है। आप प्लीज उसको गैलरी में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा कक्षा 9 के भी 7 या 8 टॉपिक जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हैं वो पूरे कवर करके इसमें चढ़े हुए हैं, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हो। और प्लीज मेरे वीडियो की लिंक कक्षा 9, 10, 11, 12 के बच्चों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है उनके लिए। ये मनोरंजक वीडियो नहीं है जो कोई भी व्यक्ति देखे, केवल वो ही बच्चा देख पाएगा जिसका एग्जाम है। मैं गुजरे दिनों अपने किसी मित्र के यहाँ गया था। वहां पर एक बच्चा मुझे मिला। मैंने उसको पूछा, बेटा कौन सी क्लास में? मैं 10th में हूँ। बताओ आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? बायो मुझे अच्छी लगती है। ये बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा पे टफ क्या लगता है? मुझे ये उम्मीद थी कि वो फिजिक्स बोलेगा, क्योंकि बायो के बच्चों को आमतौर पे फिजिक्स थोड़ी सी झिझक महसूस होती है फिजिक्स में। बच्चा कहता है कि सर मेरे को केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है। केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बायो के बच्चे तो केमिस्ट्री में आमतौर पे बड़े कंफर्टेबल होते हैं। तो ऐसा क्यों? मैंने तुरंत एक उसको बात कही। 9th क्लास में जो शुरुआत के 4 चैप्टर थे वो ढंग से पढ़े थे क्या? जवाब आया कि नहीं सर, वो ढंग से नहीं पढ़े हुए हैं, इसी वजह से मुझे दिक्कत आ रही है। हाँ, तो जब मकान की नींव ही कमजोर है तो उसके ऊपर आप बहुत भारी स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। 9th के ये जो 4 पार्ट है ना, और मैं ये कहूंगा कि आप मुख्य रूप से आज और कल वाला जो तीसरा और चौथा पार्ट है ना, ये पार्ट बहुत ध्यान से पढ़ना। आगे आने वाले सालों में जो केमिस्ट्री का फाउंडेशन है ना, वो इसी पे बन रहा है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर आपके ये मजबूत हो गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आइए आज का वीडियो शुरू करता हूं। आज के पाठ का नाम है अणु और परमाणु। इसको अंग्रेजी में एटम कह देते हैं, इसको मॉलिक्यूल कह देते हैं। तो सच बताऊं तो बहुत सालों तक जब मैं विद्यार्थी था तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता था कि यार इसमें अंतर क्या है। देखिए, मैं महर्षि कणाद को याद करते हुए शुरू करूंगा। इनका मूल नाम तो महर्षि कश्यप था, लेकिन इन्होंने कण के बारे में बताया तो कण की वजह से इनका नाम कणाद हो गया। आज से लगभग 2500 साल पहले, मैंने यहाँ पे लगभग 600 ईसा पूर्व लिखा है। ये सब लगभग है क्योंकि उस वक्त इतनी ज्यादा हमारे पास कैलकुलेट एग्जैक्ट सन नहीं है। पर हाँ, अभी 2025 चल रहा है और 2025 से भी लगभग 600 साल पहले, तो मतलब 2625 साल, वो भी लगभग इतने साल पहले ये भारतीय दार्शनिक विचारक थे। और इन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि यदि आप किसी भी चीज को, मतलब जैसे आपके पास कोई ईंट है, उस ईंट को आप छोटे 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 टुकड़ों में काटते जाएंगे, काटते जाएंगे, काटते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा जब ये अपने सबसे छोटे रूप में होगी, उससे ज्यादा छोटा और उसको किया नहीं जाएगा, और वो जो सबसे छोटा रूप है उसको कण कहेंगे। यानी कि ये ईंट उन सभी अनगिनत कणों से मिलकर ही बनी थी। समझ में आया? इन्होंने ही ये कहा कि इस धरती की हर वस्तु जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है और उस कण को और ज्यादा छोटा नहीं किया जा सकता। हालांकि यही सेम बात 18वीं शताब्दी के अंदर जॉन डाल्टन नाम के वैज्ञानिक ने कही, और बाद में किताबों ने उनको परमाणु और अणुओं का जनक कहा। पर हमें ये खुशी है कि हमारे जो महर्षि कणाद है, उन्होंने यही बात आज से 2500 साल पहले कह दी थी। तो हम अपने संस्कृति पर क्यों ना गर्व करें? तो मेरे प्यारे बच्चों, 600 ईसा पूर्व महर्षि कणाद ने ये बात बता दी थी कि हर वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है और उस कण को और छोटा नहीं किया जा सकता, जो कि डाल्टन ने उनके लगभग 2000 साल बाद बताई है। अब गौर करना, जो सबसे छोटा कण है ना, जो सबसे छोटा कण है, जो और ज्यादा छोटा नहीं किया जा सकता, उसे कहा जाता है परमाणु। उसे क्या कहा जाता है? परमाणु। और जब ऐसे दो परमाणु आपस में मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, जो आपस में दो या दो से अधिक परमाणु मिल करके जब स्टेबिलिटी प्राप्त करते हैं, स्थायित्व प्राप्त करते हैं, तब उसे कहा जाता है अणु।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन चौथे नंबर पे और डिस्कस करेंगे, इनमें अंतर क्या है। पर मुझे शुरुआत में जब मैं पाठ ही शुरू कर रहा हूं तो मुझे सबसे पहले यही बताना था कि भाई जी, अणु और परमाणु नाम अलग अलग हैं, तो ये क्या चीजें अलग अलग है? हाँ, आप ये कह सकते हो कि जैसे अगर अकेला है तो वो परमाणु है, लेकिन वो कई बार अकेला स्थायी नहीं हो पाता है, तो फिर वो स्थायित्व ढूंढने के लिए ग्रुप बनाएगा, और उस ग्रुप बनाने के लिए उसको बनाना पड़ेगा अणु। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब देखिए, हमारे ही पाठ में सबसे शुरुआत के अंदर ही कुछ मुख्य नियम दिए हुए हैं, और वो मुख्य नियम है रासायनिक संयोजन के नियम। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रासायनिक विज्ञान, और रासायनिक विज्ञान में अणु और परमाणु, 2 मिनट पहले मैंने कहा है कि परमाणु स्टेबल नहीं होते हैं, और वो स्टेबिलिटी के लिए ही आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, बंधन बना रहे हैं, संयोजन कर रहे हैं। तो जब केमिकल्स आपस में एक दूसरे से बॉन्ड बनाए तो उसे कहा जाता है रासायनिक संयोजन। केमिकल बॉन्डिंग तो बनती है, तो इस रासायनिक संयोजन के कुछ नियम हैं, और ये मुख्यतः तो 5 नियम हैं। हमारे सिलेबस में हमें 2 ही पढ़ने हैं, एक लेवाइजियर और दूसरे हैं प्राउस्ट। ये लेवाइजियर कहते हैं कि द्रव्यमान ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यानी कि इस धरती पर जितने भी अणु और परमाणु हैं, वो ना तो पैदा किए जा सकते हैं ना ज्यादा खत्म किए जा सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलेंगे तो पानी बन जाएगा, और जब टूटेंगे तो फिर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाएगी। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो एक CO2 बन जाएगा, तो इसका मतलब है द्रव्यमान मिले और एक नया द्रव्यमान बन गया। फिर जब टूटेगा तो फिर 2 द्रव्यमान बन जाएंगे। तो द्रव्यमान, इस पूरे सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का जो द्रव्यमान है वो नियत है, वो फिक्स है। वो ना तो पैदा किया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो प्राउस्ट भाई साहब है, इन्होंने कहा कि जब ये मिलते हैं और नए पदार्थ बनते हैं, कोई भी तत्व जब आपस में मिलते हैं और नए पदार्थ बनते हैं, तो उनके मिलने का अनुपात फिक्स रहता है, तो उसे कहते हैं स्थिर अनुपात नियम। यानी कि अनुपात उनका स्थिर है, तभी वो बार बार ऐसे नहीं कि आप कुछ भी अनुपात में मिला दो। मैंने कल यौगिक में भी बताया था, यौगिक तब बनते हैं जब 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिले। चलो उधर गौर करो, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये मिलकर के जल बनेंगे। ये जब भी मिलेंगे ना, 2 अपने को चाहिए हाइड्रोजन के परमाणु, एक चाहिए ऑक्सीजन का परमाणु, ये 2 अनुपात 1 में ही मिलेंगे, ये कहलाता है इसका परमाणु अनुपात। अच्छा, अब अपन इनके परमाणु द्रव्यमान का अनुपात देख लेते हैं। देखिए, हाइड्रोजन होता है 1, अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो हमें चाहिए, हमें मिल गया 2, तो द्रव्यमान 2 हाइड्रोजन का चाहिए। ऑक्सीजन जो है उसके 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 ही न्यूट्रॉन होते हैं, जुड़कर बन जाता है 16। तो जब आप परमाणु अनुपात की बात करेंगे तो आएगा 2:1, लेकिन जब परमाणु द्रव्यमान का अनुपात बात करेंगे तो आएगा 2:16। इस 2:16 को और काटना पड़ेगा, हल कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं, तो आप ये पाओगे कि 2 एकम 2 और 8 दूनी 16, ये 1:8 रहता है। यानी कि जल बनने के लिए हमेशा 1:8 का परमाणु द्रव्यमान चाहिएगा। अगर ये अनुपात है ना तो ही जल बनेगा, वरना नहीं बनेगा। कुछ और बन सकता है, अगर ये 2:2 में हुआ तो कुछ और बनेगा, 1:2 में, 2:3 में कुछ भी होगा तो कुछ और ही बनेगा। पीने लायक शुद्ध जल जो पूरी दुनिया के किसी भी कोने में है, उसका अनुपात हमेशा 1:8 होगा। ठीक है बच्चों, अब अमोनिया की बात कर लेते हैं। अमोनिया जो है वो आप गौर करना, अगर परमाणु अनुपात पूछे तो ये 1:3 है, परमाणु अनुपात तो इसका 1:3 है। परंतु अगर परमाणु द्रव्यमान का अनुपात पूछे तो भाई जी, अमोनिया अमोनिया बना हुआ है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन है, 7 ही न्यूट्रॉन, तो उसका द्रव्यमान हो जाएगा 14, और हाइड्रोजन है हमारे पास एक द्रव्यमान वाले टोटल 3, तो ये 14:3 का अनुपात बनता है। तो ये भाई साहब, प्राउस्ट भाई साहब ने कहा कि जितने भी यौगिक इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर मौजूद है, उन सभी के अनुपात फिक्स है, स्थिर है, स्थायी है।
इसके अलावा देखो, बहुल अनुपात नियम, आयतन अनुपात नियम और अवोगाद्रो के नियम, ये भी 3 नियम हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। अभी के लिए केवल मैंने नाम लिख के छोड़ दिए हैं। चलिए, तत्वों के प्रतीक। अब यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि हमारे जो वैज्ञानिक, दार्शनिक, पूरे विचारक थे, वो तत्वों पे काम कर रहे थे। वो ये समझ गए कि इस धरती पर जो तत्व हैं, सभी तत्व है, पहले वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, नभ, पेड़ पौधे, मिट्टी, ये सब तत्व थे। इनको बाद में और सरल किया तो पाया गया कि मिट्टी में अनगिनत तत्व है। मिट्टी में से सोना अलग निकल रहा है, तांबा अलग है, जस्ता अलग है, गुणों के आधार पर उनको अलग अलग किया। अब भारत में तो सोने को सोना कहते हैं, पर इसी सोने को जापान में हो सकता है कोई अलग नाम है, चाइना में कोई अलग नाम है, कोरिया में कोई अलग नाम है। तो फिर ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि इसको क्या कहा जाए। जब हम विज्ञान पढ़ते हैं तो भारत का कोई बच्चा अगर चाइना पढ़ने जाएगा वो तो पढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसने जो पहले यहाँ सीखा है वो सारे की सारी चीजें उसको दोबारा सीखनी पड़ेगी। वो तो वहां पहली कक्षा के बच्चे से भी कमजोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको तो वहां पर बेसिक पानी को भी क्या कहते हैं वो भी नहीं पता। तो प्यारे बच्चों, पढ़ाई यूनिवर्सल रहे, मतलब विद्या जो है, किताब जो है वो कंफ्यूजन वाली ना हो, कोई भी बच्चा दुनिया के किसी भी कोने में जाके पढ़ सके। इसीलिए वैज्ञानिकों ने शुरू से ये कोशिश की कि यार तत्वों के जो नाम है वो कम से कम एक से रहे, कोई कंफ्यूजन ना हो और वो आसान रहे, सरल रहे, समय बचे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी तत्व खोजे गए थे ना तब तक, 1860 तक जो भी तत्व थे, 30-35 तत्व रहे होंगे, उन तत्वों के भी सरल तरीके ढूंढे गए कि यार ऑक्सीजन को कैसे लिखें, हाइड्रोजन को कैसे लिखें, सोने को कैसे लिखें, कार्बन को कैसे लिखें। तो इनको लिखने के लिए जो पद्धति लाई गई उसे कहा गया था सिंबल सिस्टम, और इसकी शुरुआत की थी जॉन डाल्टन ने। डाल्टन भाई साहब को ही ये श्रेय है कि उनको परमाणु का जनक कह देते हैं। इन्होंने ही कहा था कि जब आप जो किसी भी पदार्थ है उसका सबसे छोटा रूप एक छोटा परमाणु है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, और उसको और ज्यादा छोटा नहीं कर सकते। जो बात हमारे कणाद ने 2500 साल पहले कही थी, वही बात बाद में 18वीं शताब्दी में डाल्टन साहब ने कही थी। ठीक है। और प्यारे बच्चों, इन्होंने ही तत्वों के प्रतीक की शुरुआत और की। इन्होंने कहा कि यार जो तत्व है उसका पूरा नाम नहीं लिख करके उसका एक छोटा सा सिंबल बना दो। सिंबल का मतलब है, जैसे आप बहुत सारे ब्रांड देखते हो, टोपी पर ऐसे ये राइट का निशान है तो हम कह देते हैं कि हाँ यार ये तो नाइकी का ब्रांड है। अगर मान लीजिए 3 डंडे हैं तो आप कह देते हो कि ये तो एडिडास का ब्रांड है। तो ये आपको बस ये इतना सिंबल दिखते ही आपको पता लग जाता है कि ये फला ब्रांड है। मैंने जो मेरी स्कूल है उसका लोगो भी PEAK पीक डिजाइन किया हुआ है, रजिस्टर्ड करवा रखा है उसका लोगो, के जो पीक दिखते ही वो प्रेरणा इंग्लिश एकेडमी पोलाइट बच्चों के ध्यान में आ जाता है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, जो लोगो है ना वो भी एक प्रकार का सिंबल है। तो डाल्टन भाई साहब ने क्या किया, कभी हाइड्रोजन को आप सिंपल एक गोला बनाओ, ऑक्सीजन के गोले में बीच में प्लस लगा दो, कार्बन का गोला पूरा काला कर दो। ये इसी तरह के सारे सिंबल बनाए थे। बहुत ज्यादा तो नहीं बन पाए क्योंकि आगे जाकर के कंफ्यूजन होने लग गया था। तो ये पद्धति ज्यादा कामयाब हुई नहीं क्योंकि ये इतनी ज्यादा रिलेवेंट नहीं थी, इतना ज्यादा काम नहीं कर पा रही थी और वो टाइम ज्यादा लग रहा था। जैसे किसी किसी के अंदर बाहर डॉट बनाने थे 16, तो पहले गोला बना करके 16 बिंदु बनाओ तो समय तो ज्यादा खर्च हो रहा था इसमें। तो बाद के सालों में एक भाई साहब आए जिनका नाम था बर्जीलियस। इन्होंने आधुनिक पद्धति दी जो आज हम काम में ले रहे हैं। इन्होंने ये कहा कि किसी भी तत्व का जो अंग्रेजी या लैटिन नाम है, क्योंकि तब उस समय बच्चों लैटिन के जो वैज्ञानिक थे वो बहुत ज्यादा प्रभावी थे। यद्यपि लैटिन भाषा आज कोई बोलता ही नहीं है, हम पढ़ने के हिसाब से काम में लेते हैं, बाकी वो एक मृत भाषा है, डेड लैंग्वेज है। लैटिन भाषा के नाम बड़े पॉपुलर थे। जैसे सोडियम था तो सोडियम को लैटिन में कहते थे नेट्रियम, NATRIUM, नेट्रियम। तो बर्जेस ने कहा कि भाई जो नेट्रियम है उसके आगे वाले 2 अक्षर ले लो। N तो ले नहीं सकते क्योंकि N तो नाइट्रोजन में पहले से ही बुक हो गया था। कार्बन है उसका आगे वाला अक्षर ले लो,
कोबाल्ट है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन ले लो, तो सॉरी माफी चाहता हूँ, कार्बन और कोबाल्ट है, कार्बन इसमें सी और ओ ले लो, कॉपर है उसमें सी और यू ले लो। तो इन्होंने जो पद्धति दी उसके अंदर उसके अंग्रेजी या लैटिन नाम के पहले एक या दो अक्षर को मिला करके सिंबल बनाने की राय दी, और ये लोगों को पसंद आ गया, ये काम कर गई और आज भी ये चल रही है। हमारे पास बहुत सारे जो तत्व हैं उसके अंदर जब कंफ्यूजन होती है, जैसे लगता है कि यार ये तो पहले दो वाले तो मैच कर रहे हैं, तो हम तीसरा लेटर उठा लेते हैं, चौथा डाल सकते हैं, पर रखते हैं सिंबल दो का। तो आप जितने भी देखोगे, एक बात मैं प्यारे बच्चों आपको यहां बता दूं, एक बात मैं आपको बता दूं विशेष रूप से, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि सिंबल है तो उसका एक नियम है, पहला लेटर कैपिटल होगा और दूसरा जो है वो छोटा होगा, तो ये कोबाल्ट का है। अगर आप इसको ऐसे लिख देते हो तो फिर ये कोबाल्ट नहीं होकर के ये कार्बन अलग है, ये ऑक्सीजन अलग है, और ये बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो प्लीज सिंबल लिखते समय ध्यान रखें, अगर एक ही तत्व है ना तो फिर पहला कैपिटल होगा और दूसरा शब्द उसमें छोटा होगा, ठीक है। अगर आप अलग अलग लिखते हो दिक्कत हो जाएगी, जैसे मान लो कि भाई ये है, ये तो ये कॉपर है, लेकिन ये है तो ये कार्बन और यूरेनियम हो जाएगा। तो ऐसा मत करिएगा, इसका ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं ये। तो मैंने आपको ये बता दिया कि तत्वों के जो प्रतीक थे वो डाल्टन भाई साहब ने शुरू किए, परंतु वो थोड़े से कंफ्यूजिंग थे, उसको बाद में वर्जिलियस ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, और वो आज भी हम काम में ले रहे हैं। तो जो तत्वों के प्रतीक से फायदा ये होता है कि एक तो समय बचता है, एक कंफ्यूजन नहीं होती है, एक वो यूनिवर्सल है, पूरे दुनिया में किसी भी कोने में जाकर के अगर आप विज्ञान की किताब उठाओगे तो उस विज्ञान की किताब में सोडियम को Na ही लिखा मिलेगा, कॉपर को Cu लिखा मिलेगा, ऑक्सीजन को O ही लिखा मिलेगा, तो उसमें फिर कंफ्यूजन नहीं होती है, आराम से पढ़ाई हो जाती है। परमाणु और अणु में क्या अंतर है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान देना, परमाणु और अणु में क्या अंतर है। परमाणु सबसे छोटा कंपोनेंट है, और वो जो छोटे छोटे कंपोनेंट दो या तीन या चार जब मिलते हैं तो आपस में स्टेबल हो जाते हैं, तो फिर वो कहलाता है अणु। अब ये दो प्रकार के होते हैं, गौर करना। अणु जो है वो या तो हो जाएंगे तत्व के अणु और या हो जाएंगे यौगिक के अणु, या तो एलिमेंट के होंगे या कंपाउंड के होंगे। मैं किसकी बात कर रहा हूं, अणु की। मतलब देखो गौर करना कि जैसे हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन का ये एक परमाणु है परंतु स्टेबल नहीं है, तो ये दो के रूप में रहता है, बन जाता है H2, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2। इसका मतलब है जितनी भी गैसें हैं ना वो द्विपरमाणविक होती है, वो द्विपरमाणविक अणु में पाई जाती है, द्विपरमाणविक अणु। अब यौगिक की बात करते हैं, देखो गौर करना, एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्लोरीन है, मिलकर के HCl का अणु बना है। क्या बना है, HCl का अणु बना है, और HCl एक यौगिक है, इसलिए इसे कहते हैं यौगिक का अणु। आप समझ गए बच्चों। तत्व का अणु में तो फिर वो एक ही तत्व के दो तीन चार जितने भी परमाणु है वो तत्व का परमाणु तत्व का अणु कहलाएगा। और यौगिक के अणु के अंदर अलग अलग तत्व होते हैं, जैसे मान लीजिए CO2 है, जैसे मान लीजिए कि NaCl है। अब ये क्या है, एक परमाणु दूसरा परमाणु, दो परमाणु मिलके बन रहा है एक अणु, वो भी NaCl का अणु। इस तरीके से अणु और परमाणु में ये अंतर है। फिर परमाणु छोटा है, अणु जो है वो तुलनात्मक रूप से बड़ा है। और अगला क्वेश्चन हमारा, आयन क्या होते हैं, आयन क्या होते हैं, शुरू करूं, चलिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, बाद के सालों में जब रिसर्च हुई तब ये पता लगा कि जो हमारे डाल्टन भाई साहब और ऋषि कणाद कह के चले गए कि भाई परमाणु को और छोटा नहीं किया जा सकता या परमाणु के और भाग नहीं है, ये बात सही नहीं है। परमाणु भी बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। परमाणु भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, कई प्रकार के छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब परमाणु के भी और छोटे भाग किए जा सकते हैं। और अब जो फिजिक्स और केमिस्ट्री चल रही है भाई साहब, इस लेवल की है कि वो तो प्रोटॉन के भी हिस्से कर रहे हैं।
तो फिर वो तो आगे की कक्षाओं में जब अपन पढ़ेंगे तो आएंगे, तो क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिज्म आगे पढ़ेंगे। अभी अपन चलते हैं, आइए हमारे बेस बनाने की बात करते हैं। आयन क्या होते हैं? देखिए, कोई भी परमाणु जब होता है, जैसे मैंने यहाँ पे सोडियम का उदाहरण ले लिया, सोडियम के अंदर प्यारे बच्चों 11 प्रोटॉन है। इसके केंद्र में कितने प्रोटॉन है? 11, और 11 न्यूट्रॉन होंगे। तो 11 प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन, ठीक है चलो। इसके बाहर जो चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, वो कक्षाएं हैं, ऑर्बिटल्स है, उन्हीं में तो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में रहते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में रहते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन है, और अंतिम 1 इलेक्ट्रॉन जो वो आउटर शेल में रहते हैं। इस तरीके से पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1, ये इनका एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 1। अब मेरे प्यारे बच्चों गौर करना, अष्टक का एक नियम होता है जिसमें ये होता है कि भाई बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो परमाणु स्टेबल नहीं है। वो चाहता है कि 8 है तो ठाठ है, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब इस सोडियम को बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, पर 8 इलेक्ट्रॉन करेगा कैसे? नहीं हो पा रहे हैं। तो ये क्या करता है, ये अपना बाहर वाला 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्याग देता है। तब त्यागने से इसकी ये खत्म हो जाती है शेल, ये बाहर वाली जो है वो ऑर्बिट खत्म हो जाती है, और अब इसकी आउटर शेल कौन सी बच गई? ये वाली। अब आप खुद देखोगे कि यार अब तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 हो गया है, यानी स्टेबल हो गया ये। इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, वो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की वजह से इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो आएगा पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन जब भी त्यागा जाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बच्चे कुछ कंफ्यूज रहते हैं इसके अंदर। वास्तविकता में जब इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है, इलेक्ट्रॉन बेसिकली नेगेटिव चार्ज है, वो जब निकल जाता है तो उस परमाणु पर नेगेटिव चार्ज कम हो गया है। मोटा मोटी आप ये कह सकते हैं कि उस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया है, तो जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं उतना प्लस लगा दिया जाता है। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन ही त्यागेगा तो उस पर 1 प्लस लग जाता है। यदि कॉपर है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता तो उस पर 2 प्लस लग जाता है। जिंक 2 त्याग रहा है तो 2 प्लस लग जाता है। Fe कई बार 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो 3 प्लस लग जाता है। इस प्रकार ये जो बन रहे हैं इन्हें कहा जाता है धनायन। क्या कहते हैं? धनायन, और इंग्लिश में कहते हैं कैटायन। यही आयन है। कोई भी उदासीन परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वह धन आवेशित हो जाता है, इसे कहा जाता है धन आयन, धन आवेशित हो गया। और कोई परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए तो उसे कहा जाता है ऋणायन, एनायन। तो इस प्रकार ये आयन बनते हैं अपने आप को अष्टक पूरा करने के लिए और स्टेबल बॉन्ड बनाने के लिए। क्योंकि देखो, अब ये जब सोडियम बॉन्ड बनेगा ना क्लोरीन से, तो हमेशा Na+ और Cl- के रूप में बनाएगा। प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है तो ये बॉन्ड स्टेबल बन जाएगा, बड़ा मजबूत बनेगा। इस तरीके से नमक का एक अणु बनता है, ये धनायन है, ये ऋणायन है। इस तरीके से बच्चों ये आयन है। अगला क्वेश्चन हमारा, रासायनिक सूत्र क्या होते हैं? आयन बनने के बाद में ये जो आयन्स होते हैं धनायन ऋणायन, ये एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं और बंध जाते हैं। आपस में मजबूत बंध अगर बनता है तो उसे कहते हैं आयनिक बंध। अब हम इनको क्या करते हैं, साथ में लिख के दिखाते हैं। जो धनायन है उसको पहले लिखते हैं, जो ऋण आयन है उसको बाद में लिखते हैं। इस तरीके से जो बना है इसे कहा जाता है रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला। तो जितने भी यौगिक है ना, वो आपस में जिन जिन परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं उसको सिंबल के रूप में लिखने को कहा जाता है रासायनिक फॉर्मूला। हमारे पास अनगिनत फॉर्मूले हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, और ये इन यौगिकों के हमको याद करने ही चाहिए। कम से कम 40-45 फॉर्मूले तो आपको अम्ल के, क्षार के याद होने ही चाहिए, लवणों के। तो देखो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ कुछ फॉर्मूले लिखे हैं। जैसे हाइड्रोजन का H+, क्लोरीन का Cl-, ये आपस में मिलकर बना है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। Na+OH-, ये आपस में मिलकर बना हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। H+ और HSO4-, ये आपस में मिलकर बना हुआ है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो
रासायनिक सूत्र क्या होते हैं? समय बचाने के लिए, विज्ञान को यूनिवर्सल करने के लिए, उसका अध्ययन आसान करने के लिए, जितने भी यौगिक हैं उन यौगिकों को प्रतीकों के माध्यम से लिख के दिखाया जाता है। धनायन को पहले लिखते हैं, ऋणायन को बाद में लिखते हैं, और इनको जब प्रेजेंट करते हैं तो उसे कहा जाता है केमिकल फॉर्मूला। ठीक है। अब अंतिम आज का टॉपिक, संयोजकता क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, दो परमाणु आपस में स्टेबल होने के लिए, दो परमाणु आपस में स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉनों का लेन देन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये यहां बता दिया आपको, सोडियम ने स्टेबिलिटी के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है और वो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने लिया है ताकि वो भी स्टेबल हो जाए। तो इस प्रकार इन्होंने अपने आप को स्थायी करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का लेन देन किया है। अब संयोजकता क्या होती है? जितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन या साझा किया गया है उसे कहा जाता है संयोजकता। कोई भी यौगिक बनने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन किया गया है उसको, उसकी संयोजकता कहा जाता है। जैसे सोडियम है, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो यहाँ इसका +1 इसकी -1, ये इनकी संयोजकता हो गई है। संयोजकता के कंसेप्ट में अब आजकल इसको ऑक्सीकरण संख्या कह दिया जाता है। पहले इसको संयोजकता कहते थे, अब इसको ऑक्सीकरण नंबर कह देते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। जितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है वो उसकी संयोजकता कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है जल, तो मैं आपको जल का एक अणु बना के दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये जल का अणु है एक। तो जल के अणु के अंदर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर पार्टिसिपेट कर रखा है। मतलब हाइड्रोजन की तरफ से इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया है और इसने 2 इलेक्ट्रॉनों की साझा किया है, क्योंकि इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं। ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है, हाइड्रोजन का 1 ही है। तो जब आप हाइड्रोजन की संयोजकता की बात करोगे तो 1 आएगी और ऑक्सीजन की बात करोगे तो 2 आएगी। ठीक है बच्चों, बाकी अब कल पढ़ेंगे।